गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव, टीम सीएलसी के इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका लेक्चर नंबर 46 में वेलकम करता हूँ। लेक्चर नंबर 46 स्टार्ट करने से पहले मैं लेक्चर नंबर 45 को एक बार थोड़ा सा रिकैप करता हूँ कि आपने लेक्चर नंबर 45 में क्या क्या स्टडी किया। लेक्चर नंबर 45 में आपने स्टडी किया था मिक्चुरेशन एंड यूरिनेशन रिफ्लेक्स। उसमें मैंने आपको बताया था कि यूरिन नेफ्रॉन के द्वारा फॉर्मेशन होता है, फिर यूरिन स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर से मैसेज, सेंसरी मैसेज सीएनएस की तरफ जाता है। सीएनएस से वापस मोटर मैसेज आता है। जितनी भी स्मूथ मसल यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन स्टार्ट हो जाता है और यूरिथ्रल स्फिंक्टर में रिलैक्सेशन और शिथिलन स्टार्ट हो जाता है। यूरिन यूरिनरी ब्लैडर से बाहर आ जाता है। इसी को क्या बोला था हमने, इस प्रोसेस को यूरिनेशन या मिक्चुरेशन या मूत्रण, और इस मैकेनिज्म जो इसके अंदर इन्वॉल्व है उसको क्या नाम दिया था, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स या मूत्रण प्रतिवर्त। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि स्ट्रेच रिसेप्टर या संवेदांग जो है, खिंचाव के संवेदांग, उनको यूरिनरी ब्लैडर से हटा दिया जाए तो क्या होगा। यूरिनेशन नहीं होगा क्योंकि सीएनएस की तरफ मैसेज ही नहीं गया, तो सीएनएस मोटर मैसेज सेंड नहीं करेगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा नेफ्रॉन के पीसीटी पार्ट को हटा दिया जाए तो क्या होगा, तो पीसीटी पार्ट से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब हुआ था, वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, यूरिन के अंदर वाटर बढ़ जाएगा, तो यूरिन क्या हो जाएगा, तनु या डाइल्यूट यूरिन बनेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आज मैं बात करूंगा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन को रेगुलेट और मॉनिटर्ड किया जाता है, रेगुलेट एंड मॉनिटर्ड बाय फीडबैक हार्मोनल मैकेनिज्म। इसको नियमन जो कर रहे हैं वो फीडबैक हार्मोनल मैकेनिज्म से कर रहे हैं। कौन कौन इन्वॉल्व है, हाइपोथैलेमस, जेजीए एंड हार्ट एएनएफ। बेटा जी आपको ये पता है एएनएफ का क्या रोल है। मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी के अंदर बीपी राइज होगा तो एएनएफ रिलीज होगा। एएनएफ किसकी तरह, एएनएफ मीन्स एट्रियल न्यूट्री यूरेटिक फैक्टर, और ये एट्रियल न्यूट्री यूरेटिक फैक्टर ये किसकी तरह बिहेव करता है, वैसो डायलेटर मीन्स वाहिनी शिथिलक की तरह, कि वेसल्स का डायमीटर जो है उसको इंक्रीज कर देगा। जैसे ही वेसल का डायमीटर इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, ये तो एएनएफ का रोल बताया था मैंने। एट्रियल न्यूट्री, एट्रियल मीन्स आलिंद, न्यूट्री यूरेटिक का मतलब होता है यूरिन के अंदर सोडियम को भेज देगा, यूरिन के अंदर सोडियम चला जाएगा। दूसरा जेजी, जेजीए क्या रिलीज करता है, जेजीए रिलीज करता है रेनिन, और दूसरा एरिथ्रोपोइटिन। ये रेनिन क्या चलवाएगा, रास सिस्टम,
और एरिथ्रोपोइटिन क्या करवाता है? एरिथ्रोपोइसिस। ये वैसोडाइलेटर इफेक्ट अप्लाई किया है तो ब्लड वेसल्स को क्या कर रहा है? डायलेट या उनको चौड़ा करने का काम कर रहा है। रेनिन में रास सिस्टम चलेगा तो यहां पर मैंने बताया था एंजियोटेंसिन सेकंड बनेगा। ये क्या है? वाहिनी संकोचक। वाहिनी शिथिलक हो चाहे वाहिनी संकोचक हो, वाहिनी संकोचक है तो इसका मतलब ये डायमीटर को क्या करेगा? कम करेगा, तो इसकी वजह से बीपी और बढ़ जाएगा। रेनिन कब रिलीज होता है? जब बीपी कम होता है तब। बीपी कम होता है तब रेनिन रिलीज हुआ, रास सिस्टम स्टिमुलेट किया तो उसमें एंजियोटेंसिन सेकंड बना। एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। तो वैसोडाइलेटर और वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर वाहिनी संकोचक इफेक्ट जहां पर भी अप्लाई होंगे वहां पर किडनी का फंक्शन अफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन परा निस्यंदन की। और परा निस्यंदन किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रेशर के ऊपर। और जैसे जैसे ब्लड प्रेशर चेंज होगा वैसे वैसे परा निस्यंदन अफेक्ट होगा। ये बात तो मैं पहले कर चुका हूं आपसे, रास सिस्टम की और एएनएफ की, जो एक दूसरे के अपोजिट है। आज हम बात करेंगे, वो बात करेंगे हाइपोथैलेमस से संबंधित। देखिए बेटा जी, हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मो रिसेप्टर, ऑस्मो रिसेप्टर इसका मतलब परासरण से संबंधित संवेदांग। ये ऑस्मो रिसेप्टर कब सक्रिय या एक्टिवेटेड फॉर्म में आएंगे? जब हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम में चेंज होगा, या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में चेंज होगा, या फिर आयनिक कंसंट्रेशन में चेंज होगा। ध्यान रहे कि हमारी बॉडी के ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं कब एक्टिवेट होंगे? जब ब्लड वॉल्यूम या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या आयनिक कंसंट्रेशन में चेंज होगा। इस चेंज का मतलब भी समझे। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम चेंज, इसका मतलब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तब एक्टिवेट होंगे। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा तब एक्टिवेट होंगे। आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ेगी तब एक्टिवेट होंगे। चेंज का मतलब कम और ज्यादा होता है। लेकिन ऑस्मो रिसेप्टर कब एक्टिवेट होंगे? जब ब्लड वॉल्यूम कम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम, आयनिक कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तब। अब जरा सोच के देखें कि हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम और बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम क्यों हो गया? क्योंकि बॉडी का वॉल्यूम जो है, ब्लड का वॉल्यूम जो है, वो अल्ट्रा फिल्टर्ड होकर जा रहा है। लार्ज अमाउंट में वाटर लॉस हो गया यूरिन के थ्रू। क्लियर है? तो सबसे पहले
जैसे ही ब्लड वॉल्यूम कम होगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा, आयनिक कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो हम ये मान के चल रहे हैं जैसे ही चेंज होगा, चाहे ब्लड वॉल्यूम हो चाहे बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम हो, और या आयनिक कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ेगी, तो ऐसे में ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए। इसने किसको एक्टिवेशन दे दिया? इसने एक्टिवेशन दे दिया हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये न्यूरोहाइपोफाइसिस को मैसेज देता है। बेटा जी, ये क्या है न्यूरोहाइपोफाइसिस? ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर जैसे ब्लड वॉल्यूम और बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में चेंज हुआ, आयनिक कंसंट्रेशन में चेंज हुआ, ऑस्मो रिसेप्टर को एक्टिवेशन किया। हाइपोथैलेमस ने मैसेज किसको दे दिया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। क्या करने के लिए? एडीएच रिलीज करने के लिए। मैंने अभी बताया ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज क्यों हुआ, कम क्यों हुआ? क्योंकि वो अल्ट्रा फिल्टर्ड में वॉल्यूम चला गया। उस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वॉल्यूम गया, तो अब यहां पर देखो न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज कर रही है? एडीएच। जैसे जैसे एडीएच रिलीज होगा, जैसे जैसे ये एडीएच रिलीज होगा बेटा जी, ये एडीएच इसका पूरा नाम है एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन, या इसी का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। और ये एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन या वेसल्स को प्रेस या वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, इसीलिए इसका नाम वैसोप्रेसिन रखा गया है। वैसोप्रेसिन मींस वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, तो ब्लड प्रेशर को राइज करेगा, इसकी वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बढ़ेगा। किडनी फंक्शन को चेंज कैसे कर रहा है? ब्लड प्रेशर को चेंज कर रहा है। पहला इफेक्ट तो ये हो गया। इसी का दूसरा इफेक्ट, ये वाटर रीअब्जॉर्ब कराता है डीसीटी पार्ट से और कलेक्टिंग डक्ट से। दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्राहक नलिका से वाटर को क्या करवा लेगा? रीअब्जॉर्ब। तो जितना वाटर लॉस हो रहा था, पानी का ह्रास हो रहा था, उस पानी को वापस रीअब्जॉर्ब करवा लिया बॉडी में, तो वाटर मेंटेन हो गया। तो एक तरीका तो ये था कि जब हमारी बॉडी में ये चेंज हुआ, ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हुए, हाइपोथैलेमस को मैसेज गया, एडीएच रिलीज हुआ, एडीएच ने या तो वाटर को रीअब्जॉर्ब करा लिया या वेसल्स पर क्या इफेक्ट अप्लाई कर दिया? ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बढ़ना चाहिए, यही तो बात है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यहां पर यह है कि जितना जैसे जैसे फिल्ट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। तो इस समस्या से बचने के लिए दूसरा एक तरीका जो है वो ये है कि जैसे ही ये ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहे हैं, इनको एक्टिवेट नहीं होने दिया जाए। ये एक्टिवेट तो तब होंगे जब सराउंडिंग में वाटर अवेलेबल नहीं था तब। जैसा कि आप जानते हैं, हाइपोथैलेमस क्या है? हमारा थ्रस्ट सेंटर है, प्यास का केंद्र है। तो जैसे ही हमारे का थ्रस्ट सेंटर एक्टिवेट हुआ, हमने क्या किया? वाटर इनटेक कर लिया। वाटर इनटेक करेंगे तो ये ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाएंगे, एक्टिवेट नहीं होंगे। तो एडीएच तो तब चाहिए जब हमारे सराउंडिंग में वाटर नहीं है। क्लियर है मेरी बात?
इस तरीके से हाइपोथैलेमस, जेजीए और एएनएफ क्या कर रहे हैं बेटा, किडनी फंक्शन को रेगुलेट कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं मैं, डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम। विकार, देखिए बेटा जी, कई जगह आपको पूछा जाएगा ग्लाइकोसूरिया कंडीशन की। हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाएगा और वो ग्लूकोज यूरिन में यदि आना शुरू हो जाए, ग्लूकोज इन यूरिन, कंडीशन नोन एज ग्लाइकोसूरिया। सेकंड, कीटोनूरिया, इट मीन्स कीटोन बॉडीज इन यूरिन। एसीटोन है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है, वो कीटोन बॉडीज या कीटोन का यूरिन में आना शुरू हो जाए तो इसे बोलते हैं कीटोनूरिया। पाईयूरिया, पस इन यूरिन, यूरिन के अंदर मवाद आना शुरू हो जाए, इसको बोलते हैं पाईयूरिया। नेफ्राइटिस, स्वेलिंग एंड इन्फेक्शन, इस स्वेलिंग को बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। एंड इन्फेक्शन इन नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अंदर सूजन आना शुरू हो जाए या कोई संक्रमण हो जाए। इन्फेक्शन मीन्स संक्रमण और इन्फ्लेमेशन मीन्स सूजन। नेफ्रॉन में सूजन और संक्रमण आने से नेफ्राइटिस हो जाएगी। हीमेचूरिया, ब्लड इन यूरिन, मूत्र में रक्त आना शुरू हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं हीमेचूरिया कंडीशन। जनरली यूरिन में प्रोटीन आता नहीं है, यदि प्रोटीन एल्बुमिन की फॉर्म में यूरिन में आना शुरू हो जाए तो उसे बोलते हैं एल्ब्यूमिनुरिया। डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन हार्मोन की कमी होना शुरू हो जाए, आगे डिटेल में बताया जाएगा। इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज इंसिपिडस, एडीएच हार्मोन की यदि कम हो जाए तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। एंटी डायबिटिक हार्मोन कम होगा तो।
रीनल कैल्कुली, इसी को किडनी स्टोन या पथरी कहा जाता है। ये ऑक्जेलेट के क्रिस्टल रूप हैं जो पत्थर के रूप में जमा होना शुरू हो जाता है। मीन्स वाटर में इनसोल्यूबल फॉर्म में होते हैं, अविलेय होते हैं। सिस्टाइटिस मूत्राशय में संक्रमण एवं सूजन होना शुरू हो जाता है। मूत्राशय में यदि सूजन और संक्रमण होना शुरू हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? सिस्टाइटिस। तो ग्लाइकोसूरिया मीन्स यूरिन में ग्लूकोज, कीटोनूरिया मीन्स यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज, पाईयूरिया मीन्स यूरिन के अंदर पस, नेफ्राइटिस मीन्स नेफ्रॉन के अंदर स्वेलिंग और इन्फेक्शन, हिमेचूरिया मीन्स यूरिन के अंदर ब्लड, एल्बुनुरिया मीन्स यूरिन के अंदर प्रोटीन, डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन की कमी होने की वजह से होगा, डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच की कमी होने की वजह से होगा, रीनल कैल्कुली किडनी स्टोन या ऑक्जेलेट के क्रिस्टल रूप जो होते हैं उनको बोलते हैं, सिस्टाइटिस मूत्राशय में सूजन या संक्रमण होना। तो ये सभी डिसऑर्डर्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड। नेक्स्ट बात हम करें कि हमारी बॉडी के अंदर एक कंडीशन डेवलप होती है, वो कंडीशन 11th कंडीशन में यहां पर लिख रहा हूं, यूरेमिया। ब्लड के अंदर यूरिया की अमाउंट बढ़ गई, जिसे हम बोल रहे हैं यूरेमिया, ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। हमारी जो किडनीज है उनके सही ढंग से कार्य ना करने की वजह से हमारे ब्लड के अंदर यूरिया की अमाउंट बढ़ गई है। आपको पता है 25 से 30 ग्राम यूरिया हम पर डे रिलीज कर रहे हैं, लेकिन ये यूरिया हमारे ब्लड के अंदर बढ़ता चला जाए। इसका मतलब हमारी किडनी जो है वो यूरिया की अमाउंट को रिमूव नहीं कर पा रही। समझ में आई मेरी बात? इसका मतलब उस व्यक्ति की किडनी खराब हो सकती है। अब जरा ये सोच के देखें कि किसी व्यक्ति की एक किडनी खराब है, ऑब्वियसली उसकी दूसरी किडनी सही ढंग से काम कर रही है, तो दूसरी किडनी का साइज बढ़ जाएगा क्योंकि उसके ऊपर वर्कलोड ऑलरेडी ज्यादा है। क्लियर है बेटे? दूसरा पॉइंट समझे, किसी व्यक्ति की भगवान ना करे ऐसा हो कि दोनों किडनी खराब हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसे जितना भी अमाउंट में बॉडी के अंदर यूरिया बन रहा है उसे रिमूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर जो यूरिया बना वो रिमूव नहीं हो पाएगा, तो यूरेमिया कंडीशन बनेगी। और यूरेमिया कंडीशन में आपको पता है आरबीसी सेल डैमेज होना शुरू हो जाती है, बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ जाता है। उसे कैसे अलग किया जाए, उसे अलग करने के लिए हम आर्टिफिशियल किडनी की मदद लेंगे। और आर्टिफिशियल किडनी जिसे हीमोडायलाइजर कहा जाता है, और उसके अंदर जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं हीमोडायलिसिस या रक्त अपवहन की क्रिया। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे वो क्या है? हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस को देखते हैं एक बार। देखिए बेटा जी, इस प्रोसेस में क्या होगा, रक्त अपवहन या हीमोडायलिसिस प्रोसेस क्या है, एक बार ओरली बात करता हूं, फिर बाद में डायग्रामेटिक स्टडी में बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति की दोनों किडनी खराब हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जो ब्लड है वो ब्लड
हम एक मशीन के अंदर भेजना चाहते हैं और उस मशीन में वो ब्लड जाए, वो मशीन वहां से नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल जो थे उनको रिमूव कर ले और उस ब्लड को वापस हमारी बॉडी में भेज दे, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को रिमूव करके। थोड़ी देर के लिए सोच के देखें कि किसी व्यक्ति में किडनी फेलियर है, किडनी उसकी फेल है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसकी नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को रिमूव करेंगे तो उसकी बॉडी से ब्लड जब बाहर आएगा तो वो ब्लड क्लॉट कर जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां से हैंड से ब्लड निकाला, आर्टरी के थ्रू ब्लड निकाला, तो जैसे जैसे ब्लड निकलेगा तो एक यूनिट में ब्लड जाता है जहां पर एंटीकोगुलेंट या रक्त स्कंदक जैसे कि हिपेरिन वो डाल दिया जाता है। शरीर से बाहर जैसे आया हिपेरिन ऐड किया। अब हिपेरिन ऐड किया, क्यों ऐड किया? क्योंकि बाहर रक्त का जमाव ना हो जाए, रक्त का स्कंदन ना हो जाए, इसलिए। फिर इस रक्त को हम हीमोडायलिसिस मशीन में सेंड करते हैं और हीमोडायलिसिस मशीन को बोलते हैं हीमोडायलाइजर। और उस मशीन में जैसे जैसे रक्त जाएगा तो इस हीमोडायलाइजर मशीन के अंदर जैसा हमारा प्लाज्मा है वैसा का वैसा लिक्विड भरा हुआ, एक्सेप्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट। इसके अंदर एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन है जिसे बोलते हैं सेलोफेन मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन के पास से जैसे जैसे ब्लड जाएगा तो इस ब्लड के अंदर तो नाइट्रोजिनस वेस्ट बहुत ज्यादा है और हीमोडायलाइजर मशीन के अंदर जो हीमोडायलाइजिंग फ्लूइड जो फिलअप है उसके अंदर हमारा प्लाज्मा जैसा सभी मटेरियल है एक्सेप्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो हमारा ब्लड और हीमोडायलाइजिंग लिक्विड दोनों में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया एक। हमारे ब्लड में नाइट्रोजिनस वेस्ट बहुत ज्यादा है और वहां पर नाइट्रोजिनस वेस्ट है नहीं। तो हीमोडायलाइजर यूनिट में जैसे जैसे ब्लड जाएगा नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को क्या कर दिया जाएगा, वहां से रिमूव। जैसे रिमूव करके वापस बॉडी में जब हम इसे भेजेंगे तो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि बॉडी से जब हमने ब्लड को बाहर निकाला था तो हमने एंटीकोगुलेंट ऐड किया था। अब हमें उस एंटीकोगुलेंट को रिमूव करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल हमने हिपेरिन उसमें ऐड किया, अब हमें एंटी हिपेरिन ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो उस हिपेरिन को खत्म कर देगा। जैसे जैसे बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी के अंदर तो ऑलरेडी हिपेरिन प्रेजेंट है। पहली समस्या खत्म की कि बॉडी से जैसे ब्लड आया तो वो जम नहीं जाए, उसका स्कंदन ना हो जाए, तो सबसे पहले हमने एंटीकोगुलेंट मिला दिया उसमें। उसके नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सांद्रता प्रवणता के अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। फिर उसको एंटी हिपेरिन डालकर वापस बॉडी में भेज दिया। दूसरी समस्या सबसे बड़ी क्या आती है कि ऐसे में बॉडी से बाहर निकला हुआ जो ब्लड है उसका टेम्परेचर वेरी नहीं कर जाए, तो टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं। इसी को अब हम डायग्रामेटिक फॉर्म में देखते हैं कि कैसा दिखाई देगा ये। क्लियर? देखिए बेटा जी, हीमोडायलिसिस या रक्त अपोहन क्या है इसको समझते हैं एक बार। ध्यान से समझें। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, पहले मैं डायग्राम की बात करता हूं फिर एक एक लाइनें समझाएंगे। ये कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई भी एक मानव जिसकी दोनों किडनी फेल हो चुकी। अब ऐसे में किडनी फेल होने पर दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता है या तो नई किडनी लेकर आए, या फिर जो किडनी है वो काम नहीं कर रही है तो आर्टिफिशियल किडनी या कृत्रिम वृक्क का उपयोग करें।
तो ये एक मानव जिसकी किडनी खराब हो चुकी है, तो यहां से रक्त को धीरे धीरे किसी आर्टरी से निकाला जाता है। सबसे बड़ी समस्या क्या होगी, जब ब्लड बाहर आएगा शरीर से तो उसका जमने का डर है, उसके स्कंदन होने का डर है। इसलिए जब शरीर के किसी आर्टरी से हम रक्त बाहर निकाल रहे हैं तो उस वक्त उसमें प्रतिस्कंदक मिला दिया जाता है। क्लियर है बेटा जी? तो आर्टरी से हमने ब्लड को बाहर निकाला तो उसमें क्या करेंगे, हम प्रतिस्कंदक मिला दें। अब जब यहां पर प्रतिस्कंदक हमने मिला दिया तो फिर उसे एक टेम्परेचर पर मेंटेन करते हैं। एक टेम्परेचर पर क्यों मेंटेन कर रहे हैं? ब्लड की सेल्स एक्टिवेट ना हो जाएं, सक्रिय ना हो जाएं, और ज्यादा सक्रिय ना हो जाएं। इससे बचने के लिए उसे 0 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करते हैं। एक आर्टरी के थ्रू हमने क्या किया, ब्लड को निकाला, जम ना जाए तो उसमें प्रतिस्कंदक हिपेरिन को ऐड किया, टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस तक लाए और फिर उसे इस मशीन में लेकर जा रहे हैं। इस मशीन को बोल रहे हैं डायलाइजर मशीन, और ये डायलाइजर मशीन आर्टिफिशियल किडनी का रोल करेगी, कृत्रिम वृक्क का रोल करेगी। इस डायलाइजर में इस तरीके से जो ये आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये सेलोफेन मेम्ब्रेन की है। और ये सेलोफेन मेम्ब्रेन क्या करता है, ये यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, ऐसे पदार्थों के लिए पारगम्यता की तरह व्यवहार करती है, और बड़े जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उनके लिए अपारगम्य होती है। इसका मतलब जैसे जैसे ये रक्त इस डायलाइजर मशीन में जाएगा, तो डायलाइजर मशीन में ये रक्त जाएगा तो इस रक्त के अंदर जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्टी पदार्थ हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, उनको ये डायलाइजर मशीन क्या कर लेती है, रिमूव कर लेती है। रिमूव कैसी हुई ये भी समझना जरूरी है। इस डायलाइजर मशीन के अंदर यहां पर फ्रेश सॉल्यूशन जा रहा है, फ्रेश सॉल्यूशन, ये एक टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है यहां पर, और यहां पर फ्रेश सॉल्यूशन जा रहा है। फ्रेश सॉल्यूशन जो डायलाइजर का है उसकी और हमारे प्लाज्मा की जो नेचर है वो सिमिलर है, बस फर्क इतना सा है कि प्लाज्मा के अंदर जितने नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं यहां पर नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं। तो मैं कह सकता हूं यहां पर नाइट्रोजिनस वेस्ट 0, और बॉडी से जो ब्लड आ रहा है उसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट बहुत ज्यादा है। तो जो नाइट्रोजिनस वेस्ट इस डायलाइजर मशीन में आएंगे, ये डायलाइजर मशीन क्या करेगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पर, सांद्रता प्रवणता के आधार पर, क्योंकि शरीर के रक्त के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट ज्यादा और इस फ्रेश सॉल्यूशन में कम, तो ये सेलोफेन मेम्ब्रेन एक साइड में क्या कर रही है, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर रही है। जैसे नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल बढ़ते जाएंगे तो ये सॉल्यूशन यूज हो गया, इसको इस ट्यूब से बाहर निकालकर यहां इकट्ठा कर देते हैं, यूज्ड सॉल्यूशन है। इसका मतलब फ्रेश सॉल्यूशन अंदर जाता जाएगा, यूज्ड सॉल्यूशन बाहर आता जाएगा, और इस यूज्ड सॉल्यूशन में इसका मतलब नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल जो थे वो इसमें निकलकर यूज्ड सॉल्यूशन में चले गए। अब ये ब्लड किसी सिरा के द्वारा बॉडी में भेजा जाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या अब दोबारा हमारे पास क्या है, हमने रक्त को बाहर निकाला था तो उसे 0 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया था। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो रक्त यहां से बॉडी के अंदर जाएगा उसे हमें मेंटेन करना है। तो उस रक्त को क्या करें हम, उस रक्त को सबसे पहले शारीरिक तापमान पर लेकर जाना पड़ेगा।
बॉडी का टेम्परेचर है उतने तक लेकर आएंगे। साथ में जब बाहर निकाला था तो उसमें हिपेरिन ऐड किया था, अब हम एंटी हिपेरिन ऐड करके उस हिपेरिन को खत्म करना चाहेंगे। क्यों? हमारे शरीर में ऑलरेडी हिपेरिन ज्यादा है। क्लियर है? तो हीमोडायलिसिस रक्त अपोहन की क्रिया एक एक लाइन की फॉर्म में समझे क्या? डायग्राम समझ में आ गया आपको? ये देखिए, रोगी का किसी मुख्य धमनी से रक्त का निकालना। रोगी का किसी मुख्य धमनी से रक्त का निकालना, तो सबसे पहले हम रक्त को निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि उसकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं और उसकी बॉडी में यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ी हुई है, तो कहीं यूरेमिया ना हो जाए। रक्त को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना, इसका मतलब उसको 0 डिग्री सेल्सियस तक लेकर आए। रक्त में प्रतिस्कंदक हिपेरिन मिलाना, एंटीकोगुलेंट जो है वो हमने मिला दिया क्योंकि रक्त जम ना जाए। इसके पश्चात रक्त के अंदर हमने क्या मिलाया था? हिपेरिन, तो वो क्या हो गया? मिक्स्ड ब्लड हो गया। इसके पश्चात मिश्रित रक्त को सेलोफेन झिल्ली से आवृत कृत्रिम वृक्क नलिकाओं से गुजारना, यहां से इन झिल्लियों से गुजारना। यह झिल्ली प्रोटीन के बड़े अणुओं के लिए अपारगम्य होती है और यूरिया, यूरिक अम्ल तथा क्रिएटिनिन के लिए पारगम्य होती है। सांद्रता प्रवणता के अनुसार नाइट्रोजिनस अपशिष्ट पदार्थों को पृथक करना, तो ये क्या कर देगी? नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को पृथक कर देगी। अब नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल पृथक हो गए। अब कृत्रिम वृक्क से निकलने के पश्चात रुधिर को शारीरिक तापमान से मिलाकर एंटी हिपेरिन मिलाकर सिरा से शरीर में पुनः प्रवेश करवा दिया जाता है। यही बातें मैंने आपको बताई हैं। पता लग गया आर्टिफिशियल किडनी का क्या रोल है, हीमोडायलाइजर का क्या रोल है, और इसमें जो प्रोसेस चल रही है इसी को क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। रक्त अपोहन मीन्स जो रक्त था उसमें से नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को हमने क्या कर लिया? अलग कर लिया। समझ में आया सभी को? एक बार रिवाइज करता हूं। सबसे पहले किसी भी आर्टरी से हमने ब्लड को निकाला, निकालकर उसे 0 डिग्री सेल्सियस तक लेकर आए। उसके अंदर हमने प्रतिस्कंदक ऐड किया। प्रतिस्कंदक जैसे ही हमने ऐड किया, प्रतिस्कंदक ऐड करने के पश्चात हम उसे डायलाइजर सॉल्यूशन के पास लेकर जाते हैं जहां पर सेलोफेन मेम्ब्रेन लगी हुई है। सेलोफेन मेम्ब्रेन बड़े प्रोटीन जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए पारगम्य होती है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन के लिए क्या होती है? पारगम्य। तो उनके लिए यहां से नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाएंगे। जैसे ही बाहर आ गए तो अब इसे वापस शरीर के अंदर जब प्रवेश करवाएंगे तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमने 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया था लेकिन शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, तो पहले उसे 37 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाएंगे। उसके पश्चात क्या करेंगे? उसके पश्चात हम करेंगे कि यहाँ पर जैसे ही बॉडी के अंदर प्रवेश करा रहे हैं तो बाहर निकालते टाइम हमने प्रतिस्कंदक मिलाया था, अब हम उसे एंटी हिपेरिन डालकर उस प्रतिस्कंदक को रिमूव कर देंगे क्योंकि शरीर के अंदर ऑलरेडी क्या है? हिपेरिन प्रेजेंट है। क्लियर है बेटा? ये है हीमोडायलिसिस। अब दूसरी बात कर रहे हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि किसी की किडनी फेल हो जाए तो उसके पास 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता हीमोडायलिसिस का, दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है बेटा जी कि यदि किडनी फेल हो गई है तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं से किडनी लेनी पड़ेगी। सबसे बड़ी समस्या यह है कि सभी के पास 2 किडनी है। कोई भी व्यक्ति एक दान दे देता है तो उसे सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आएगी? मेरी फेल हो जाएगी तो मुझे कौन देगा? तो ऐसे में सबसे पहले क्वेश्चन जो उठता है कि सबसे पहले किडनी देने वाला कौन है? तो सबसे पहले क्या होना चाहिए बेटा जी?
किडनी डोनर होना चाहिए। और किडनी डोनर की मैंने बात ऑलरेडी आपसे की है कि देगा कौन? सबके पास दो ही है। किसी के पास ज्यादा किडनी होती तो ऑब्वियसली दे सकता था, लेकिन सबके पास कितनी है? दो। और उसे डर भी ये है कि कहीं मेरी खराब हो गई तो मुझे कौन देगा। क्लियर है ना मेरी बात? तो नेक्स्ट टॉपिक है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। वृक्क प्रत्यारोपण। किडनी ट्रांसप्लांटेशन या वृक्क प्रत्यारोपण, सबसे पहले हमारे पास में क्या होना चाहिए? किडनी डोनर होना चाहिए। किडनी एक्सेप्टर मीन्स किडनी को एक्सेप्ट करने वाला है। इसका मतलब ये ग्राही है और ये दाता है। और ये किडनी इसको देगा। तो सबसे पहले समस्या ये है कि किडनी दाता हम ढूंढ के लेकर आए, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो ग्राही के पास मनी भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए। पहली चीज, दाता हम लेकर आए लेकिन दाता भी बहुत मुश्किल से मिला। दूसरी चीज, ये जो ग्राही है इसके पास में मनी भी होना चाहिए, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। तीसरी चीज, हम दाता से जब ग्राही की तरफ उसको ट्रांसफर करेंगे तब सबसे बड़ी समस्या है कि ग्राही उस किडनी को रिजेक्ट ना कर दे। क्लियर है मेरी बात? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सभी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम, जो प्रतिरक्षी तंत्र होता है, वो बाहर से आने वाली चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है। क्लियर है बेटा जी मेरी बात? इसका मतलब हमें किडनी रिजेक्शन का सबसे बड़ा डर है। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा? किडनी डोनर और किडनी एक्सेप्टर, सबसे पहले डोनर एक्सेप्टर के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए? आइडेंटिकल ट्विंस। यदि कोई जुड़वा बच्चे हैं और दोनों आइडेंटिकल हैं, तो सबसे पहले किडनी इन जुड़वा बच्चे के आपस में लेनी चाहिए। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद नंबर आता है सिबलिंग्स का। ये तो जुड़वा भाई बहन हो गए, जुड़वा भाई भाई हो गए। जुड़वा बहनें भी हो सकती है, जुड़वा भाई भी हो सकते हैं, जुड़वा भाई बहन भी हो सकते हैं। सिबलिंग्स, इसका मतलब ये तो जुड़वा थे लेकिन ये भाई बहन है लेकिन जुड़वा नहीं है। तो दूसरा ऑर्डर किसका होना चाहिए? सिबलिंग्स का। तीसरा ऑर्डर होना चाहिए पेरेंट्स का। तीसरा ऑर्डर किसका है बेटा जी? पेरेंट्स का। और उसके बाद जो है वो है अनरिलेटेड। गैर संबंधी जो है। इसका मतलब
किडनी डोनर और किडनी एक्सेप्टर तो हैं, दाता और ग्राही तो हैं, लेकिन सबसे पहले किडनी ट्रांसप्लांट का सीक्वेंस क्या होना चाहिए? यदि कोई आइडेंटिकल ट्विंस है तो उनके बीच में किडनी ट्रांसप्लांट होनी चाहिए, अदरवाइज सिबलिंग्स, भाई बहन से किडनी, अदरवाइज पेरेंट से, अदरवाइज अनरिलेटेड। अब आइडेंटिकल ट्विंस बहुत कम है, भाई बहन में, पेरेंट्स और फिर अनरिलेटेड, ये सीक्वेंस होना चाहिए ट्रांसप्लांटेशन। क्लियर है मेरी बात? ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि किडनी का रिजेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा है, और यदि ये सीक्वेंस आप अपनाएंगे तो किडनी एक्सेप्ट होने के चांस ज्यादा होंगे। क्लियर है मेरी बात? तो कोई भी रोगी जो है उसमें सबसे बड़ा जो डर है वो किसका है? किडनी रिजेक्शन का। और किडनी रिजेक्शन के लिए टी हेल्पर सेल काम करती हैं। टी हेल्पर सेल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या कोशिका माध्य प्रतिरक्षा जो होती है, हमारी बॉडी की सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, उसका सबसे बड़ा रोल है किडनी रिजेक्शन। तो पहली चीज मैंने ये बताई कि किडनी डोनर ढूंढ के लाए, वो भी डिफिकल्टी से मिला। फिर सीक्वेंस बताया कि ये सीक्वेंस यदि फॉलो करेंगे तो किडनी के एक्सेप्ट होने के चांस ज्यादा होंगे, और यदि फॉरेन किडनी लेकर आ रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या जो है किडनी रिजेक्शन की, और किडनी रिजेक्शन का काम कौन करे? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करे। तो ऐसे में क्या किया जाए? उस व्यक्ति को जिसको किडनी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसको मीन्स ग्राही को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसका इम्यून सिस्टम हमें क्या करना पड़ेगा? सप्रेस करना पड़ेगा, संदमित करना पड़ेगा। उसका प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम के पास बहुत अच्छी एक पावर है, सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। इसका मतलब अपना कौन है, पराया कौन है, उसको पहचानना। जैसी पराई किडनी आएगी शरीर के अंदर, उसको रिजेक्ट कर देगी। तो सबसे पहले इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना पड़ेगा। इसका मतलब इस रोगी को क्या देना पड़ेगा? इम्यूनो सप्रेसर ड्रग। और इम्यूनो सप्रेसर जो इसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखेगा, लंबे समय तक उसे इम्यूनो सप्रेसर ड्रग देनी पड़ेगी। जैसे कि कोर्टिसोल है, इम्यूनो सप्रेसर ड्रग का काम करता है। तो ऐसे में इम्यून सिस्टम उसका कमजोर रहेगा, तो सबसे बड़ी दूसरी समस्या जनरेट हो सकती है कि इम्यून सिस्टम जिसका कमजोर है तो दूसरे डिजीज उसके ऊपर अटैक कर सकती है। तो लंबे समय तक इसका इम्यून सिस्टम को संदमित अवस्था में रखना पड़ेगा, जिससे कि जो हमने बाहर से किडनी डाली है वो इजी वे से एक्सेप्ट हो जाए। धीरे धीरे इम्यूनोसप्रेसर ड्रग जो है उसको कम करते लाएंगे। जैसे जैसे कम करते हुए ले आएंगे, इसका मतलब हमारे अंदर जो फंक्शनिंग किडनी थी, जो बाहर से डाली गई थी, वो अब प्रॉपर फंक्शन करना शुरू कर। क्लियर है मेरी बात? इसी को बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। इसका मतलब एक व्यक्ति की किडनी फेल होने पर उसने किडनी क्या की? दूसरे से ली है, और उसके सामने बहुत समस्या आई। एक समस्या यह है कि रिजेक्शन का डर, दूसरी समस्या है किडनी डोनर को आइडेंटिफाई करना, तीसरी समस्या है कि सीक्वेंस क्या रखा जाए। इसके लिए क्या होना चाहिए? जब भी हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो बेटा ब्लड ग्रुप की मैचिंग की जाती है,
फैक्टर्स, RH फैक्टर्स, इनकी मैचिंग की जाती है। MHC मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये आपको पढ़ाया जाएगा आगे चल के डिजीज वाले चैप्टर में। MHC मैचिंग की जाती है। क्लियर है? तो बेटा जी ये ध्यान रखें कि सबसे पहले मैंने आपको बात बताई कि यदि किसी व्यक्ति की किडनी फेलियर है और उसे दाता नहीं मिल पा रहा है, किडनी डोनर नहीं मिल पा रहा है, या फिर वो किडनी की कॉस्ट को वहन नहीं कर सकता है, दाता मिल गया कॉस्ट को वहन नहीं कर सकता, तो ऐसे में आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस प्रोसेस को करवाया जाता है। क्लियर है? किसी व्यक्ति के किडनी फेल होने पर ये दो ही रास्ते हैं। एक मैंने आपको बता दिया किडनी ट्रांसप्लांटेशन, और दूसरा रास्ता मैंने बता दिया आपको हीमोडायलिसिस। क्लियर है बेटा जी? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, इससे संबंधित जो भी प्रश्न है, उन सभी को करेंगे। क्लियर? थैंक यू सो मच।